हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की एसीआईओ की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है एसीआईओ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये इन्होंने किसी वेबसाइट पे नहीं दिया है, ये इन्होंने एक न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो इस नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसीआईओ क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है और एसीआईओ क्या होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, मैं नॉर्मली ये कहूँगी सिंपल लैंग्वेज में कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है वो देश की सिक्योरिटी के लिए काम करता है। आपने सुना होगा, रॉ का नाम सुना होगा, आईबी का नाम सुना होगा। आईबी के बारे में तो हम यहाँ पे आज बात कर ही रहे हैं, लेकिन रॉ का नाम आपने सुना होगा। जो रॉ काम करता है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है और जो आईबी काम करती है वो नेशनल लेवल पर काम करती है। इसके साथ में ही जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको अप्लाई करने से पहले आपको जानना चाहिए वो ये है कि आईबी के लोग जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखते हैं। मतलब उनको अपनी आइडेंटिटी रिलीज करने के लिए मतलब नहीं कहा जाता, वो नहीं कर सकते, अपनी आइडेंटिटी रिलीज कर नहीं कर सकते। क्योंकि क्या का बात है, ये क्यों नहीं कहा जाता, इसका रीज़न क्या है। अब देश की सिक्योरिटी की बात है तो देश की सिक्योरिटी के लिए कुछ तो कॉन्फिडेंशियल रखना ही पड़ेगा, तभी ये हम यहाँ पे काम चल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर डिपार्टमेंट की, तो ये जो वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये वैकेंसीज निकली हैं। अब आ जाते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पे। तो ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसीज है ये। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो पोस्ट रहेगी आप ग्रुप सी की पोस्ट है, आपके नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। लेकिन अभी आप जब इसमें एंटर करेंगे तो आप एसीआईओ सेकंड की पोस्ट पे आप एंटर करेंगे। देन आफ्टर प्रमोशन आप डीसीआईओ बनते हैं, देन उसके बाद डीआईबी बनते हैं। एंड ऑफ द डे आप गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, बन जाते हैं। आपकी जो ये पोस्ट रहेगी आप गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में। तो जो यहाँ पे वैकेंसी है इस बार इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। जो वैकेंसी है इसकी रेगुलर वैकेंसीज नहीं होती है, मतलब हर साल वैकेंसीज नहीं आती है। बट 2017 से मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि ये जो वैकेंसीज है ये रेगुलर वैकेंसीज है। मतलब एक इंटरवल के टाइम पे, रेगुलर इंटरवल के टाइम पे ये जो वैकेंसीज ये निकाल रहे हैं। इसके साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि लास्ट ईयर की वैकेंसी और अभी की वैकेंसीज में क्या डिफरेंस है। इस बार जो इन्होंने टोटल वैकेंसीज निकाली है वो 3717 वैकेंसी है। 3000 से मतलब 3700 वैकेंसी है। एक बार मैं आपको इसका एक वो दिखा देती हूँ पीडीएफ, क्या वैकेंसी है इनकी। देखिए आप, मैं लास्ट ईयर की वैकेंसीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इनका कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे। 2017 में आप देख सकते हैं 1300 वैकेंसीज थी, 2020 में 2000 वैकेंसीज थी, 2023 में यहाँ पे सिर्फ 995 वैकेंसीज थी और 2025 में जो वैकेंसी है बढ़कर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी तक यहाँ पे जो वैकेंसी है कि 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी। मतलब 2020 में ही थी 2000 वैकेंसी, वरना 2017 में वैकेंसीज कम है, 23 में भी कम है। 2025 में बिल्कुल इससे डबल वैकेंसीज आ गई हैं अप्रॉक्सीमेट। और साथ में अब मैं आपको एग्ज़ाम मोड भी दिखा देती हूँ। तो जो 2017 में इसका मोड था वो ऑफलाइन था, लेकिन 2020, 23 और 25 में जो अब होने वाला है आपका एग्ज़ाम वो भी ऑनलाइन होगा। और जो 2023 में और 20 में हुए थे वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास एक ऑनलाइन एग्ज़ाम आ गया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई कहते हैं ना वो, कोई चीटिंग वगैरह का कोई चांस नहीं रहता है, इसलिए। तो चलिए अब हम अपने नोटिफिकेशन पे वापस आ जाते हैं। ये तो थी वैकेंसीज। अब आ जाते हैं इसके पे स्केल पे। तो जो आपका पे स्केल है, जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो आपका लेवल 7 का पे स्केल रहेगा। मतलब जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 44,900 रहेगा। लेकिन जो बाकी सारे आपके अलाउंस वगैरह मिल के सारे 1,42,400 के अराउंड ये आपकी जो सैलरी होती है वो बन जाती है। एक जो इन्होंने एक पॉइंट जो पहली बार ऐड किया है किसी नोटिफिकेशन में कि आपका 20% ऑफ बेसिक पे, सिक्योरिटी पे आपको मिलेगा यहाँ पर। कितना मिलेगा? 20% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 20% आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा।
अब ऐसे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो आप अगर ग्रेजुएट हैं, आप किसी भी फील्ड, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, या फिर आपके पास बीटेक है, कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। के साथ में इन्होंने जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है, कंप्यूटर ऑफ नॉलेज इन्होंने मांगी है। यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये मतलब अगर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ नॉलेज नहीं भी है तो भी यहाँ पे काम चल सकता है। तो आप ये मत समझना कि अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना है, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी ये यहाँ पर नहीं है। अब हम आ जाते हैं एज लिमिट पे। तो जो आपकी मिनिमम एज रहेगी वो 18 ईयर्स है, जो मैक्सिमम है वो 27 ईयर्स रहेगी। और आपकी जो एज इन्होंने काउंट करने के लिए दी है, वो भी डेट इन्होंने यहाँ पे दी है 10 अगस्त 2025 तक। आपकी जो एज है 18 या फिर 27 के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में जो SC ST के कैंडिडेट रहेंगे उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो OBC के हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो साथ में अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो मैंने यहाँ पे SC ST की बात करी, OBC की बात करी, जो जनरल कैंडिडेट है वो तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ही। यहाँ पे मैंने PWD की बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे PWBD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि मेनली क्या होता है, ये जो जॉब रहती है ये फील्ड जॉब रहती है, इसमें आपको कभी भी कहीं पर भी भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं जो EWS OBC SC ST और एक्स सर्विस मैन है, जो गवर्नमेंट के रूल के अंडर जितने भी रिलैक्सेशन मिलते हैं उनको वो सभी मिलेंगे यहाँ पे। जो यहाँ पे अभी इन्होंने ये भी कहा है कि इस नोटिफिकेशन में कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी अभी इन्होंने दी हुई है 3717 वैकेंसीज दी हुई है, ये चेंज भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि मतलब उस टाइम पे कैसी वैकेंसी की, फ्यूचर में उनको कितनी वैकेंसी की ज़रूरत है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है चेंज हो सकती है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, लेकिन जो कैंडिडेट अपीयरिंग है, ग्रेजुएट में अभी हैं, वो मतलब क्वालिफाई नहीं है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप श्योर है कि 10 अगस्त 2025 तक आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये जॉब है आपकी, सिक्योरिटी आपकी है, जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर मिलेगी आपको। देन अब आप आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे। तो जो आपका एग्जाम है यहाँ पे टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, इस एग्जाम के लिए आपके 3 टायर्स होंगे। सबसे पहले आपका CBT होगा, देन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। टायर 1 में आपके 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले होगा आपका करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश। इन सभी सेक्शंस में के लिए आपको 1 आवर मिलेगा और 100 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो आपका टायर 2 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपका 20 मार्क्स का एक ऐसे होगा और एक इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। देन जो आपका जो लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये। और इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने रिलीज किए हुए हैं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इन सब टॉपिक्स पे आपका जो एक टॉपिक्स है ये हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है इन टॉपिक्स पे आपका हो सकता है। इसके लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। देन आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो टायर 2 है, इसके लिए अगर आप पहले से प्रिपरेशन करोगे, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको ऐसे वगैरह लिखने हैं, तो इसके लिए आपको रिटर्न की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। एक इसमें जो सिविल सर्विस के जो कैंडिडेट होते हैं ना, जो UPSC वगैरह के होते हैं, तो उनके जो उनका बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है रिटर्न में, तो वो कैंडिडेट जो यहाँ पे होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस के जो इनका पूरा सिलेबस वही रहता है जो SSC का होता है।
एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेबस की, तो जो सिलेबस है यहाँ पे एसएससी का सिलेबस है जो वही रहता है। तो इसलिए जो कैंडिडेट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए यहाँ पे मतलब उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है ये, क्योंकि उसको उनको कोई भी इसमें कोई भी टॉपिक अलग नहीं होता। तो वो कैंडिडेट उसी की प्रिपरेशन करते हुए इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मैं बात करती हूँ इसकी कट ऑफ की। तो जो इसकी कट ऑफ रहेगी, अभी जो इन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दी हुई है, 100 में से जैसे आपका टायर 1 मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए जो मार्क्स हैं इन्होंने बताया 35, और ओबीसी के लिए 34, एससी-एसटी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% यहाँ पे इन्होंने कही है कि। तो इसके साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ कट ऑफ कैसी रहेगी इनकी, मतलब लास्ट हमने कंपैरिज़न किया हुआ है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कैटेगरी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी ओबीसी, एससी-एसटी की टायर 2025 की है, टायर 1 की कट ऑफ है 17 की ये है। तो इनमें आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी जा रही है, 75, 70, 65, 65, 65, 60, 60, मतलब 2017 के जो टायर 1 का एग्ज़ाम था, उसमें अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की 65% गई है, ओबीसी की 60 गई है, एससी की 50 गई है, एसटी की 50 गई है। मतलब मिनिमम अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ पे जो मिनिमम जो कट ऑफ है वो आपकी 50 मार्क्स की गई है। और अब देखो, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इन्होंने जो कट ऑफ दी है वो क्या है, मिनिमम इनकी जो मतलब जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ चाहिए होती है वो अनरिज़र्व कैटेगरी को चाहिए होती है, उनकी 35 है। वहाँ देखो, वहाँ पे जो मिनिमम थी सबसे कम थी वो 50 थी और यहाँ पे 35 है। मतलब आप देख सकते हैं कट ऑफ हाई कब जाती है। अब मैं ये भी आपको बता देती हूँ, अगर आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आपका एग्ज़ाम ईज़ी है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। और जो लो कब जाती है, अगर जब एग्ज़ाम आपका टफ होता है, तो उस केस में जो आपकी जो एग्ज़ाम है, जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत लो जाती है। तो इसके बेस पे आप ये मतलब अज़्यूम कर सकते हैं कि जो आपका जो कमिंग एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। आपकी कट ऑफ यहाँ पे अगर 35 है, 40, 34, 33 आपको ये कट ऑफ दी हुई है, तो इट मीन्स आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी अच्छा ही होगा। हाँ जी, जो अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन की, तो जो आपका सिलेक्शन होगा, उसके लिए सबसे पहले आपका टायर 1 होगा, देन टायर 1 में जो कैंडिडेट क्वालिफ़ाई करेंगे, उसको शॉर्टलिस्टेड होंगे, वो टायर 2 के लिए, उनका टायर 2 के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब जो टायर 2 में जो कैंडिडेट रहेंगे, वो कितने कैंडिडेट रहेंगे, इन्होंने ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको बताया इन्होंने 3700 के अराउंड यहाँ पे आपकी वैकेंसी है। तो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा ये यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर उसमें से जो मतलब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, देन उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कितने को कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वैकेंसी से 5 टाइम्स ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब क्या टायर 2 का क्या एग्ज़ाम वो दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ क्या दी हुई है, उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं 33%, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं, मतलब 17 आउट ऑफ 50 मार्क्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या कहा है कि जब ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस, टायर 1, टायर 2, टायर 3 की जो तीनों टायर की जो एक कंबाइंड परफॉर्मेंस जो होगी, उसके बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। देन नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाई जाएगी। देन उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी एक रिलीज होएगी यहाँ पर, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्यूचर में अगर वैकेंसीज आती हैं तो उनके लिए वो ये लिस्ट बनाई जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर साथ में, हाँ जी, ये जो 4th पॉइंट है इसमें एक ये भी इन्होंने कहा है कि इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसीज के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो कि क्या है, इंडिया में कहीं पर भी जॉब करने के लिए रेडी हो सकते हैं, क्योंकि जो आपकी जॉब है वो आपको कहीं पर भी मिल सकती है, कहीं पर भी आप कहीं किसी भी टाइम आपको जाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो कैंडिडेट कहीं पर भी जाने के लिए रेडी हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो मतलब अगर ऐसा ना हो कि आप सोचें बाद में कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, एक अच्छी जॉब मिल रही, मतलब ये इन्होंने पहले से ही बताया हुआ है कि आपको कहीं पर भी जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, मतलब आपका एग्जाम कौन सी सिटी में होगा। तो इसके लिए आपको इन्होंने, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो वहाँ पे इन्होंने अपनी लिस्ट पहले से दी हुई है उसमें से आपको 5 ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। तो चूज करते टाइम आप अच्छे से ध्यान से जो भी आपके नियर हो आप वही सेंटर चूज करना, वही एग्जाम सिटी चूज करना, क्योंकि बाद में जो ये सिटीज है ये चेंज नहीं होगी। और साथ में ही इन्होंने इस फॉर्म में, इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो करेक्शन विंडो है वो भी नहीं दी हुई है आपको। एक बार जो आपने सिटी चूज कर ली तो वही सिटी जो है आपकी एग्जाम सेंटर बन सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस पॉइंट को चूज करना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के प्रोसेस पे। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस जो है वो आपको www. यहाँ पे देख सकते हैं आप www.mha.gov.in पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद आप रजिस्टर करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आप MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो साइट है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई है। देन इसमें आप अपना रजिस्टर करके अपना फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। फीस सबमिट करने के बाद एक अपना जो सेव कन्फर्मेशन का पेज है उसका प्रिंट ले लेना, या फिर अगर आप पर्सनल लैपटॉप से कर रहे हैं या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। फीस जो है यहाँ पे आपकी पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे से ही फीस होगी। फीस का जो स्टार्टिंग जो डेट है कि इसकी फीस करने की जो डेट है इसकी डेट वही है जो फॉर्म को फिल करने की डेट रहेगी, 19 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेगी। 19 जुलाई से 10 अगस्त 2025 23:59 आवर्स तक, मतलब 11:59 PM तक आपकी फी पे करने की डेट रहेगी। और फॉर्म फिल करने की भी वही डेट है। फी जो आप पे करेंगे आप ऑनलाइन मोड से करेंगे, नेट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से करेंगे। इसके साथ में ही जो मैं आपको फ़ी बता देती हूँ। फ़ी जो है आपके 2 कंपोनेंट्स में है। सबसे पहले जो सारे कैंडिडेट के लिए एक जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 550 रुपीज़, सॉरी 550 रुपीज़ यहाँ पे जो आपकी फ़ी है वो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ है। लेकिन जो EWS और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं एक बार मैं आपको फ़ी बता देती हूँ। जो आपकी फ़ी है वो आपकी एक बार मैं आपको फ़ी बता देती हूँ। जो आपकी फ़ी है 550 रुपीज़ आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है आपके। और 100 रुपीज़ जो है वो आपकी एग्ज़ाम फ़ी है। लेकिन जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं और जो फीमेल्स रहेंगी उनके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस कुछ नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो फ्री आपको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपको प्रोसेसिंग फ़ी है 550 रुपीज़ वो आपको देनी होगी। और लेकिन जो मेल कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट हैं, उनकी टोटल फ़ीस कितनी हुई, उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी देनी होगी और साथ में प्रोसेसिंग फ़ी भी देनी होगी। तो इट मीन्स उनकी टोटल फ़ी हुई 650 रुपीज़। हाँ, वही है। और बाकी सारे वही पॉइंट हैं कि अगर एक बार आपकी फ़ी सबमिट हो गई तो उसके बाद किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो आपकी फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो फॉर्म को अच्छे से ध्यान से फिल करना है आपको। इसका जो मतलब फॉर्म के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो मैं यहाँ पे आपको अभी बता दी है। 19 जुलाई से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे। 19 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आपके यहाँ पे पास करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं है। करेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई आपके लिए टाइम नहीं दिया हुआ इन करेक्शन विंडो के लिए। तो ध्यान से आप इसको फॉर्म को फिल करना। तो ये था मेरी IB की ACIO की वैकेंसीज़ का ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में मेरी वीडियो को शेयर भी करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाते जाना। इसके साथ ही जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसको भी, टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना, क्योंकि वहीं से आपको जो है जॉब्स की अपडेट मिलेगी और साथ में जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं इसका लिंक भी आपको वहीं से मिलेगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दी है उसका लिंक भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए, ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स के लिए कनेक्ट रहना मेरे इस गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल से, यूट्यूब गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।